गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं दोस्तों अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, ठीक है, जो कि पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो भी ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। दोस्तों आपका जो अप्लाइड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, इसमें हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर था दोस्तों हमारा समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो भी हमारा टोटली कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद जो दूसरा चैप्टर था हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद जो तीसरा चैप्टर था द्विपद प्रमेय यानी कि बाइनोमियल थ्योरम, वो भी टोटली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अब दोस्तों हम आज पढ़ेंगे चैप्टर 4 जो कि हमारा सारणिक है, ठीक है, जिसे हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे दोस्तों अपने चौथे चैप्टर के बारे में, ठीक है, जो कि क्या है डिटर्मिनेंट। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं और बहुत ही बेसिक तरीके से दोस्तों हम लोग इसको स्टडी करेंगे। क्योंकि क्या है कि जो स्टूडेंट्स पॉलीटेक्निक करने आए हुए हैं और अगर उनकी क्लास 10th के बाद पॉलीटेक्निक है तो शायद उन्होंने सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट को नहीं पढ़ा होगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स 10th के बाद यानी कि जैसे 12th कंप्लीट होने के बाद आए होंगे तो उन्हें 12th में ये जो है चैप्टर पढ़ने को ज़रूर मिला होगा डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ेंगे ताकि जो स्टूडेंट 10th करके आए हुए हैं उनको भी ये चीज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आए, ठीक है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जितने भी सारे पॉइंट्स हम आपके सामने शेयर करेंगे वो पॉइंट्स आपको नोट करते जाना बहुत ही बढ़िया तरीके से। आपके क्या होंगे दोस्तों, क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। आपके पॉइंट्स और फॉर्मूले नोट होते जाएंगे और फिर जब आप उन पॉइंट्स और फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट जो है हमारा सारणिक जो है इसका हमने यूज़ क्यों किया, मतलब इसका यूज़ कैसे स्टार्ट हुआ वैसे, ठीक है। ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है। तो दोस्तों जो हमारी युगपत समीकरण होते हैं ना, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके के समीकरण होते थे पहले। जैसे आप मान लीजिए a1x हो गया, ठीक है, आपका v1y हो गया प्लस c1, इस तरीके की मान लीजिए आपको 2 इक्वेशन दे दी हैं। और मान लीजिए दूसरी आपकी a2x है प्लस b2y प्लस c2, इन्हें हम लोग युगपत समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, युगपत समीकरण कहते हैं। दोस्तों ऐसी इक्वेशंस जब हम पहले सॉल्व करते थे तो क्या होता था कि जैसे मान लीजिए आपको x और y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, लाइक x और y की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करनी है। तो आप लोग क्या करते थे कि यहाँ क्या करते थे, x का कोफिशिएंट बराबर करेंगे या फिर y का कोफिशिएंट बराबर करेंगे, ठीक है। जो ये a1 a2 और v1 v2 हैं दोस्तों, ये कोफिशिएंट कहलाते हैं, ठीक है। x का कोफिशिएंट आपका a1 हो जाएगा, यहाँ दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 हो जाएगा और यहाँ y का कोफिशिएंट मतलब गुणांक, ठीक है। कोफिशिएंट का मतलब होता है दोस्तों गुणांक। तो ये जो आपके a1 a2 b1 b2 ये सब आपके गुणांक दिए गए हैं, ठीक है। जब भी आपको इनके गुणांक की जो वैल्यू है मान लीजिए a1 a2 b1 b2 इस तरीके से दी जाती थी तो आपसे x की y की इस तरीके की वैल्यूज जो है आपसे पूछी जाती थी। हम सिंपली क्या करते थे कि हमें x का कोफिशिएंट बराबर करना होता था या फिर y का कोफिशिएंट बराबर करना होता था। आपने देखा भी होगा जैसे मान लीजिए x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इस तरीके से है। तो यहाँ मान लीजिए आपका -x, ठीक है, प्लस का 6y इज इक्वल टू 0, इस तरीके की इक्वेशन आपको दी जाती थी। तो सिंपली आप इनको ऐसे सॉल्व करके फिर यहाँ से y की कुछ वैल्यू फाइंड करके ऐसे सॉल्व करते थे, ठीक है। तो जब 2 इक्वेशन होती थी दोस्तों तब तो बहुत ईजी होता था। लेकिन सपोज आप करिएगा कि यहाँ तीसरी इक्वेशन भी आपके पास आ जाती है 3x, ठीक है, a3x प्लस b3y प्लस c3, ठीक है। आपके पास दोस्तों एक तीसरी इक्वेशन भी आ गई a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास 3 इक्वेशन बन गई हैं और अब आपको निकालना है दोस्तों x और y की वैल्यू। तो अब फिर ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है, राइट। क्यों, क्योंकि हार्ड तो ज़्यादा नहीं होगा लेकिन टाइम बहुत लॉस होगा, ठीक है। आप पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, फिर आपकी एक नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी, ठीक है, x या y के फॉर्म में। फिर आप उस इक्वेशन के साथ दोस्तों इस तीसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तब जाकर के आपकी कहीं x की वैल्यू आएगी। और जब x की वैल्यू आपकी आएगी तो फिर आप किसी एक इक्वेशन में उस x की वैल्यू को रख करके y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसी कैलकुलेशन से बचने के लिए और इसी टाइम का यूज़ करने के लिए फिर हमारा जो डिटर्मिनेंट है सारणिक था ये आया, ठीक है। सारणिक में एक्चुअली में दोस्तों होता क्या है, जो आपकी ये इक्वेशन दी होती हैं, ठीक है। पहले तो आप सारणिक का जो है साइन देख लीजिए, यानी कि इसका सिंबल देख लीजिए। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इस तरीके की 2 वर्टिकल लाइन हम खींच देते हैं तो ये सिंबल दोस्तों आपका सारणिक का होता है, ठीक है। ध्यान देना दोस्तों, ये जो सिंबल है आपका सारणिक का है यानी कि डिटर्मिनेंट का है, ओके। अब दोस्तों हम क्या करते थे, इन्हीं इक्वेशन को जब हमें सॉल्व करना होता था या हमें x की वैल्यू निकालनी है या y की वैल्यू निकालनी है, हम क्या करते थे कि जो पहली इक्वेशन है आपकी उसके सारे के सारे कोफिशिएंट्स को हम इसके अंदर नोट कर देते थे। कैसे,
जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट आपका a1 है तो हम यहाँ a1 लिखते थे, राइट। और फिर दूसरा कोफिशिएंट y का है तो इसको b1 यहाँ लिखते थे, और फिर ये c1 है तो इसको हम यहाँ नोट कर देते थे, राइट। इसी तरीके से ये पहली इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। पहली इक्वेशन के हमने सारे कोफिशिएंट नोट कर दिए हैं। इसी तरीके से आपकी दूसरी इक्वेशन है तो इसको भी आप इस तरीके से नोट करेंगे, यानी कि इस x का कोफिशिएंट a2, फिर y का कोफिशिएंट आपका v2 है, ठीक है, और ये c2 है तो इसको c2 आप यहाँ नोट कर देंगे, लाइक। और तो फिर आप a3 नीचे कर दीजिए, v3 आगे कर दीजिए, और फिर ये c3 नीचे कर दीजिए, राइट। सो इस तरीके से आपका क्या बन जाता है दोस्तों, आपका डिटर्मिनेंट बन जाता है, यानी कि सारणिक बन जाता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। जो आपके युगपत समीकरण होते थे ये सारे आपके युगपत समीकरण हैं। सो इन्हीं की कैलकुलेशन से बचने के लिए, इसी का इजी मेथड ढूंढने के लिए हमारा जो है डिटर्मिनेंट आया, यानी कि सारणिक आया। सारणिक में क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन आपके पास दी है, यानी कि जो भी युगपत समीकरण आपको दिया है, उसमें आप कोफिशिएंट को उठाएंगे। इस तरीके से पहले इक्वेशन के कोफिशिएंट को रख लेंगे, फिर दूसरे इक्वेशन के कोफिशिएंट को रख लेंगे, फिर तीसरे इक्वेशन को कोफिशिएंट को रख लेंगे, और इक्वल रहेगा जीरो के, क्योंकि सारी इक्वेशन आपकी जीरो के इक्वल होती हैं। तो इसलिए हम यहाँ जीरो रख लेते हैं। ओके, इतनी बात आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गई होगी। फिर इसको हम आगे सॉल्व करते थे, ठीक है। सो सॉल्व करना भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप धीरे धीरे हम क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। सो आपको ये समझ में आ गया ना दोस्तों, डिटर्मिनेंट का यूज क्यों हुआ, किस तरीके से करते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, हमने जो सारे के सारे यहाँ कोफिशिएंट रख लिए हैं दोस्तों, इन सभी कोफिशिएंट्स को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, कंपोनेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट, यानी कि सारणिक के अवयव। जो भी सारी वैल्यूज आपकी यहाँ दी गई हैं, a1 b1 c1, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, कोफिशिएंट है। सो इन्हीं सारे कोफिशिएंट को, आपके 9 कोफिशिएंट है, आप देख सकते हैं 3a हैं, 3a हैं और 3a हैं, ठीक है, यानी टोटल आपके 9 हो गए। तो ये 9 कोफिशिएंट आपके दोस्तों क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट कहलाते हैं। नोट कर लीजिए ये बहुत अच्छे तरीके से आपको। कंपोनेंट, कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपका जो ये डिटर्मिनेंट है इसमें कितने कंपोनेंट हैं, तो कंपोनेंट आपके कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ये कंपोनेंट होते हैं, ये सारे कंपोनेंट होते हैं। इन्हें हिंदी में हम लोग अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, अवयव, यानी कि ये आपके क्या हैं, सारणिक के अवयव हैं, सारे के सारे, ठीक है। अब दोस्तों इनको अरेंज किया हुआ है कुछ इस तरीके से, देखिए आप, तो इनको क्या कहते हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। पहला पॉइंट आप यहाँ नोट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो जो आपका ये डिटर्मिनेंट है दोस्तों, जो आपका सारणिक है, उसके जो हॉरिजॉन्टल अवयव होंगे, हॉरिजॉन्टल का मतलब इस तरीके से, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये जो आपके हॉरिजॉन्टल अवयव है दोस्तों, इन्हें हम लोग कहते हैं क्या चीज़, पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पंक्ति कहते हैं, यानी कि रो कहते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करना है दोस्तों, सारणिक के, नोट करिएगा, सारणिक के हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि अवयव। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज अवयव, जो कि इस तरीके से हैं, ठीक है। इस तरीके से जो आपके अवयव है, मान लीजिए ये आपके a3 b3 c3, इस तरीके से जो ये अवयव है, ये आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि आपके क्षैतिज अवयव होते हैं। सो दोस्तों इन्हीं क्षैतिज अवयव को हम बोलते हैं क्या चीज़, पंक्ति, यानी कि रो कहते हैं। क्या कहते हैं, पंक्ति। तो किसी भी डिटर्मिनेंट के, किसी भी सारणिक के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे, जो क्षैतिज आपके कह सकते हैं अवयव होंगे, उन्हें हम पंक्ति कहते हैं। तो इस सारणिक में कितनी पंक्ति हो गई, ये आपकी पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये आपकी तीसरी पंक्ति, लेकिन हम नंबरिंग ऊपर से करते हैं दोस्तों, यानी कि ये आपकी पहली पंक्ति हो गई R1, रो में इस पंक्ति, तो R से हम कर देंगे R1, ये दूसरी पंक्ति यानी कि R2, और ये तीसरी पंक्ति R3, ठीक है। इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। किसी भी डिटर्मिनेंट के जो हॉरिजॉन्टल आपके कंपोनेंट होंगे, उन्हें हम कहते हैं रो। तो ये पहला आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया R1, ये दूसरा R2, ये तीसरा R3, ये पहला पॉइंट था। अब दोस्तों आप दूसरा पॉइंट नोट करिएगा कि इसी सारणिक के जो आपके वर्टिकल आपके कंपोनेंट होंगे, उसे हम कहते हैं कॉलम, यानी कि दोस्तों स्तंभ। क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, ठीक है। जो भी आपका डिटर्मिनेंट है, उसके जो वर्टिकल मेंबर होंगे, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट होंगे, यानी कि इस तरीके से, ये देखिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इन्हें क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। यानी कि ये आपका कॉलम से C1 हो जाएगा,
ये C2 हो जाएगा, ये C3। ठीक है, चलिए मैं इसको अच्छे से नोट कर देता हूँ और फिर आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ये था आपका A1, ये B1 था, ये C1 था, ये A2 था, ये B2 था, ये C2 था, ये A3 था, ये B3 था, ये C3 था। राइट। सो इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं उन्हें हम रो कहते हैं, यानी कि ये पहली पंक्ति है। ठीक है, लाइन में मतलब कोई फील्ड में ये आपके स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं। तो इस तरीके से जो ये पहली लाइन है ये R1, ये दूसरी लाइन R2 होती है, ये तीसरी लाइन दोस्तों आपकी R3 होती है। और अगर हम नीचे से ऊपर की वो लाइन काउंट करेंगे तो वो हमारा कॉलम कहलाता है, यानी कि ये पूरा जो कॉलम है ये आपका R1 होगा। क्या होगा? R1 होगा। ये दूसरा है तो ये आपका R2 होगा, ये तीसरा है तो आपका R3 होगा। तो आप लोगों को कॉलम यानी कि स्तंभ और रो यानी कि पंक्ति, ये दो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हॉरिजॉन्टल जो रहेंगे वो आपकी क्या होती है? पंक्ति होती है। जो वर्टिकल रहेंगे वो आपके कॉलम होते हैं। ठीक है, जब आप लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो आपकी पंक्ति आती है, और जब आप अप टू डाउन जाते हैं, ठीक है ना, ऊपर से नीचे या फिर आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों? कॉलम मिलेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ से हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि जो ये आपका डिटर्मिनेंट है इसमें कितने कॉलम और कितनी पंक्तियाँ हैं, ये बताइएगा। कितने कॉलम हैं और कितने रो हैं, यानी कि कितने स्तंभ हैं और कितनी पंक्ति हैं। तो इस डिटर्मिनेंट में आपकी दोस्तों 3 पंक्तियाँ हैं। देखिए, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। तो आपकी पंक्ति कितनी हो गई? यहाँ से रो आपकी कितनी हो गई दोस्तों? पंक्ति हो गई आपकी 3। और स्तंभ कितने हैं आपके? वर्टिकल जो कंपोनेंट है, देखिए 1 2 3। तो आपके स्तंभ यानी कि जो कॉलम है वो भी आपके 3 हैं। सो इसलिए जो आपका ये डिटर्मिनेंट है वो दोस्तों आपका कितना है? 3/3 का है। ये जो डिटर्मिनेंट है आपका 3/3 का है। अब ये 3/3 क्या होता है? ये 3/3 दोस्तों आपका होता है ऑर्डर ऑफ अ डिटर्मिनेंट। क्या चीज़? किसी भी सारणिक की कोटि होती है। सो अभी कोटि हम जस्ट आपको पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए ध्यान दे लीजिए। जो ये 3/3 मैंने लिखा हुआ है यानी 3/3, ये आपकी क्या होती है दोस्तों? इस डिटर्मिनेंट की होती है ऑर्डर, यानी कि आपकी कोटि। सो इस कोटि में जो पहले 3 मैंने लिख दिया और बाद में जो 3 लिख दिया, पहले का जो 3 होता है दोस्तों वो रो को दिखाता है यानी पंक्ति को, और जो बाद का 3 मैंने लिखा है ये वाला वो आपका कॉलम यानी स्तंभ को दिखाता है। ठीक है, सो इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ओके दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं सारणिक की कोटि या क्रम के बारे में। ठीक है, सो आपको क्या करना है दोस्तों? हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, सारणिक की कोटि या क्रम। अब दोस्तों हमें पढ़ना है सारणिक की कोटि या क्रम। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए सारणिक की कोटि या फिर क्रम। सारणिक की कोटि यानी कि ऑर्डर, या इसी को हम लोग क्रम भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपका हो जाएगा ऑर्डर ऑफ अ डिटर्मिनेंट। ठीक है, सो ये क्या चीज़ होती है इसको हम समझेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया भी हुआ था, लेकिन अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपका कोई भी डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए आपका 2/2 का डिटर्मिनेंट है, तो जैसे कि 2/2 का है तो आपका हो जाएगा A1 B1 A2 B2। ये जो डिटर्मिनेंट है आपका 2/2 का है। 2/2 का मतलब क्या है तो वो अभी जस्ट हम बताते हैं। सो पहले तो आप देख लीजिएगा कि इसमें पंक्ति कितनी है, स्तंभ कितनी है। तो पंक्ति दोस्तों आपकी कितनी हो जाएगी? यहाँ से R1, ये दूसरा R2, और ये पहला कॉलम तो यहाँ C1, और ये दूसरा कॉलम तो C2। यानी कि आपकी पंक्ति 2 हैं। पंक्ति कितनी है? 2 हैं। और आपके कॉलम कितने हैं दोस्तों? 2 हैं। ठीक है, सो हम दोस्तों जो पंक्ति होती है हमारी, जो हमारी रो होती है उसे हम M से लिखते हैं, और जो हमारा स्तंभ यानी जो कॉलम होता है उसे हम लोग N से लिखते हैं। राइट। सो दोस्तों इसका जो ऑर्डर होता है वो ध्यान दीजिए, ऑर्डर लिखने का जो तरीका होता है वो होता है M × N, और हम इसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ साइड में देखिए, इसके साइड में लिखते हैं, लेकिन मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। सो M × N का मतलब है आपका क्या? पंक्ति और स्तंभ की संख्या का गुणन। तो M कितना है आपका? M आपका पंक्ति होता है, तो पंक्ति आपकी 2 है तो यहाँ से हो जाएगा 2, और N है आपका स्तंभ, तो स्तंभ आपके 2 हैं यानी 2 × 2। सो ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, और अभी आपका अगर
यहाँ पर ऑर्डर पूछता, ठीक है, ये लिखने का ऑर्डर है, ठीक है, लेकिन ऑर्डर पूछता है दोस्तों तो वो आपका एन होता है जब आपका जो है डिटर्मिनेंट में आपका पंक्ति और स्तंभ बराबर हो जाते हैं। सो उसकी कंडीशन अलग है। सो अभी उसको छोड़िएगा, जस्ट अभी मैं वो पॉइंट्स भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है, तो रिटन पॉइंट से आप उसको समझ लेना, ठीक है। अभी ये देख लीजिएगा कि जो ऑर्डर को लिखने का तरीका होता है वो इस तरीके से होता है। तो ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए दोस्तों इतनी चीज़। ये आपका 2/2 का जब डिटर्मिनेंट है होगा उसके लिए है। आप समझिएगा 3/3 के लिए, 3/3 का मतलब होगा स्तंभ भी 3 और पंक्तियां भी 3। तो यहाँ हो जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 और यहाँ हो जाएगा A3 B3 और आपका C3 हो जाएगा इस तरीके से। ये जो डिटर्मिनेंट है दोस्तों आपका 3/3 का है। क्यों? क्योंकि इसमें पहली पंक्ति है आपकी R1, ये दूसरी पंक्ति R2, तीसरी पंक्ति R3 और ये पहला कॉलम आपका C1, ये देखिए पहला, ये दूसरा आपका C2, ये तीसरा आपका C3। तो कॉलम कितने हैं आपके पास, 3। पंक्ति कितनी है आपके पास, 3। तो सो इसीलिए हम किसको बोलते हैं, 3/3 का डिटर्मिनेंट, ठीक है, यानी तृतीय कोटि का, ठीक है। सो इसकी कोटि कैसे लिखेंगे, इसकी कोटि लिखेंगे m × n के रूप में। m आपका रो है और n आपका कॉलम है। तो रो कितनी है दोस्तों, रो भी 3 है और आपका कॉलम भी 3 है। तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा, लिखने का ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर जो होगा लिखने का वो ये होगा m × n, लेकिन एक्चुअली में इसका ऑर्डर जो होता है वो n के बराबर होता है, ठीक है। सो वो पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों वो पॉइंट्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। जो सारणिक की कोटि या क्रम हम लिखते हैं वो लिखते हैं m × n से। m आपका क्या होता है, पंक्ति होता है और n आपका दोस्तों स्तंभ होता है यानी कि कॉलम होता है, ठीक है। सो उस डिटर्मिनेंट में जितनी पंक्ति हैं वो आगे लिख दीजिए और जितने स्तंभ हैं उनको पीछे लिख दीजिए गुणा करके। लेकिन गुणा करना नहीं है, जैसे ये 3 × 3 लिखा है तो अगर आपने 9 कर दिया तो फिर वो उसके कंपोनेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, कंपोनेंट हो जाएंगे। सो ऐसी गलती मत करिएगा, कंपोनेंट नहीं निकालना, उसका लिखना है हमें ऑर्डर। सो ऑर्डर होगा 3 × 3 और अगर कंपोनेंट पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लेते। तो यहाँ 9 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका कंपोनेंट्स हो जाएगा आपके डिटर्मिनेंट का। तो 9 यहाँ पर क्या है, आपकी कंपोनेंट है इस 3/3 में। और अगर यहाँ बोलता तो 2/2 था यानी कि 4 आपके कंपोनेंट होते, ठीक है दोस्तों। चलिए सो दोस्तों आपका जो नोट्स पॉइंट है वो क्या है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये नोट्स पॉइंट दिया है आपका। यदि किसी सारणिक में यानी कि डिटर्मिनेंट में n पंक्ति है तथा n स्तंभ हैं। n पंक्ति n स्तंभ का मतलब दोस्तों ये है कि पंक्ति जो है स्तंभ के बराबर है, यानी कि जो आपकी रो है और जो कॉलम है उनकी संख्या आपस में बराबर है। ये कहने का मतलब है n पंक्ति तथा n स्तंभ का। तो बोला गया है कि सारणिक की जो कोटि होगी वो n होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके किसी भी डिटर्मिनेंट में 3 रो हैं और 3 आपके कॉलम हैं, तो उसकी कोटि आपकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन लिखने का जो क्रम होगा वो होगा 3 × 3 इस तरीके से, ठीक है। अभी एग्जाम्पल शो करूंगा तो समझ लीजिएगा, ठीक है। लिखने का जो क्रम होगा वो 3 × 3 करेंगे, लेकिन जो उसकी कोटि होगी वो n होगी, यानी यहाँ से एक नंबर ले लीजिए 3, ठीक है। और आगे बोला है तथा सारणिक में जो अवयवों की संख्या होगी वो n² होगी, ठीक है। अगर 3/3 का आपका डिटर्मिनेंट है तो इसमें कितने अवयव होंगे, यहाँ से काउंट कर लीजिए, 3 × 3 = 9। तो वैसे भी 9 होंगे, लेकिन इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं n² के फॉर्म से। तो n क्या है आपका, कोटि। तो इसमें अगर कोटि निकालेंगे तो 3 होगी, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ठीक है। इस तरीके से समझ लीजिए। अब आपका जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे बोला है द्वितीय क्रम में, कहने का मतलब ये है द्वितीय क्रम का आपका सारणिक है यानी कि डिटर्मिनेंट है। सो ये एग्जाम्पल देखिए, ये द्वितीय क्रम का आपका डिटर्मिनेंट है, मतलब आपकी पंक्ति भी 2 हैं। देखिए ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया और कॉलम ये आपका C1 हो गया, ये C2 हो गया। तो ये द्वितीय क्रम का आपका डिटर्मिनेंट कहलाएगा, यानी कि जिसमें पंक्ति भी 2 हैं और स्तंभ भी 2 हैं। तो कोटि या क्रम का जो लिखने का तरीका वो क्या होगा, m × n होगा। m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 2 है, ठीक है। लेकिन इसकी अगर कोटि की बात की जाए तो कोटि कितनी निकल कर आएगी दोस्तों, n यानी कि 2, ठीक है। और अवयवों की संख्या कितनी निकल करके आएगी, n²। n आपका ये 2 हो गया यानी 2 का स्क्वायर। तो यहाँ आपके अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। अगर आपका जो डिटर्मिनेंट है वो तृतीय कोटि का है, मतलब
पंक्ति भी 3 है और स्तंभ भी 3 है, यानी कि रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। तो यहाँ देखिए आपका ये पहला R1, ये R2, ये R3, यानी 3 आपकी पंक्ति हैं और यह हो गया C1, C2 और C3, यानी कि आपके कॉलम भी 3 हैं। तो ऑर्डर जो लिखने का तरीका होगा आपका वो होगा m इंटू n, चूँकि m बराबर n है सो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आपकी ऑर्डर लिखने का तरीका है वो तो ये होगा, लेकिन जो ऑर्डर पूछा जाए वो आपका 3 होगा n के बराबर। ठीक है, और अगर आपको नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालना है तो आपको n स्क्वायर कर देना है, तो n आपका 3 हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से 9 आपके कंपोनेंट आ जाएंगे इस सारणिक में। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान देना था और उसको भी मैंने नीचे भी लिखा हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे कि अगर द्वितीय क्रम में आपका डिटर्मिनेंट है, मतलब पंक्ति 2 है और स्तंभ भी 2 है। पंक्ति मतलब m की वैल्यू भी 2 है और स्तंभ मतलब n की वैल्यू भी आपके पास 2 है। ठीक है, तो ऐसे में आपका लिखने का तरीका तो होगा 2 गुणे 2। ठीक है, लेकिन कोटि कितनी निकल करके आएगी n के बराबर, यानी कि 2, और कंपोनेंट्स कितने होंगे 2 पर पावर n, तो 2 तो यहीं रहेगा और n आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। ये नोट्स करते जाइएगा अच्छे से। तृतीय क्रम में क्या होगा, तृतीय क्रम मतलब पंक्ति भी 3 और स्तंभ भी 3, ये तृतीय क्रम था। देखिए पंक्ति भी 3 है और स्तंभ भी आपके 3 है। ठीक है, सो ये तृतीय क्रम का आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ठीक है, टर्सरी ऑर्डर है आपका। सो ऐसे में पंक्ति भी 3 होगी, यानी कि m की वैल्यू 3 होगी, और स्तंभ यानी n की वैल्यू भी आपके पास 3 होगी। ये माइनस नहीं है दोस्तों, इस तरीके से ये इक्वल का साइन है। ठीक है, सो कोटि निकल करके आएगी आपकी 3, n की वैल्यू 3, और अगर आपको अवयव यानी कंपोनेंट निकालने हैं तो n स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, n स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9। सो जो आपका डिटर्मिनेंट होता है 3/3 का, ठीक है ना, 3 गुणे 3 का, उसमें कंपोनेंट कितने होते हैं 3, 3 से 9, ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप n स्क्वायर से भी निकालते हैं, मतलब 3 का स्क्वायर, तो आपका 9 वैसे भी आ जाता है। ओके, और अगर 2/2 का है तो इसका मतलब है 2 पंक्ति हैं 2 स्तंभ हैं, तो वैसे भी आपके कंपोनेंट 4 आ जाएंगे, या फिर आप 2 पर पावर n कर लीजिए, तो 2 का स्क्वायर 2 यानी कि 4। सो ऐसे भी आप अपने कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो ये था कुछ बेसिक्स जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों डिटर्मिनेंट के लिए। सो इतनी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए दोस्तों, इतनी चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। क्या क्या मैंने बता दिया आपको, छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है मैंने डिटर्मिनेंट के बारे में। डिटर्मिनेंट का यूज़ हमने क्या किया, युगपत समीकरणों को हल करने के लिए किया, और उसमें क्या करते थे, युगपत समीकरण के जो भी कोफिशिएंट थे उन्हें उठा करके हम एक ब्रैकेट के अंदर बंद करते थे, जो कि आपका क्या था दोस्तों, डिटर्मिनेंट का साइन था। इस तरीके से हम आपका लाइन जो है खींचते थे। देखिए ये एक वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, और ये सारे के सारे जो A1 B1 C1 है ये फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट हैं, और जो A2 B2 C2 है ये आपके सेकंड इक्वेशन के कंपोनेंट वो कोफिशिएंट है, और जो A3 B3 C3 है ये आपके क्या है, थर्ड इक्वेशन के आपके कोफिशिएंट है। और सारे के सारे जो आपके ये नंबर लिखे हुए हैं A1 B1 C1 ये डिटर्मिनेंट के क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं, यानी कि कंपोनेंट कहलाते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह सारणी, जो कि डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली चिन्ह सारणी। ठीक है, जो भी साइन हम यूज़ करेंगे डिटर्मिनेंट में वो कैसे यूज़ करते हैं तो उसको समझना है, चिन्ह सारणी। सो दोस्तों ये आपका अलग अलग तरीके से है। जैसे मान लीजिए अगर आपका जो सारणिक है वो आपका द्वितीय क्रम का है, किस क्रम का है, द्वितीय क्रम का, यानी सेकेंडरी ऑर्डर, मतलब 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ है, तो इसके लिए आपके साइन सारणी क्या रहेगी ये देख लीजिए। सो 2/2 का अगर आपका डिटर्मिनेंट है तो इसमें आपका क्या होगा, A1 होगा, B1 होगा, और यहाँ A2 होगा, यहाँ B2 होगा, बस इतना होगा। सो ये 2/2 का है। देखिए यहाँ अगर हम लिखेंगे m इंटू n, तो m की वैल्यू कितनी है 1 2, सो 2 हो जाएगा इंटू, और आपका n कितना है 1 2, तो 2 इंटू 2। ठीक है, इस तरीके से आपका ये सारणिक जो है 2/2 का है। सो 2/2 में जो चिन्ह सारणी दिखाई जाती है दोस्तों वो कैसे दिखाई जाती है, जो सारणी हम दिखाते हैं पहले ही आपकी रो में और पहले आपके कॉलम में दिखाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। देखिए तो चिन्ह सारणी होगी आपकी, यहाँ आप दिखा दीजिए प्लस, यहाँ दिखा दीजिए माइनस, यहाँ क्या दिखा दीजिए प्लस, और यहाँ दिखा दीजिए माइनस, ये आपकी चिन्ह सारणी होती है। या फिर इसको छोड़ दीजिए आप लोग, यहाँ प्लस दिखा दीजिए, यहाँ माइनस दिखा दीजिए। सो ये आपका 2/2 का जो डिटर्मिनेंट होता है उसके लिए चिन्ह सारणी होती है। ठीक है, क्या होती है दोस्तों, उसके लिए चिन्ह सारणी होती है। अब हम दोस्तों देखते हैं तृतीय कोटि के लिए, यानी कि 3/3 का अगर आपका डिटर्मिनेंट है तो तृतीय कोटि के लिए
तो 3/3 का मतलब है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। सो ये दोस्तों आपका हो गया 3/3 का डिटर्मिनेंट। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ से m इंटू एन कैलकुलेट करें तो m आपका कितना है 1 2 3। सो ये 3 हो जाएगा इंटू n कितना है 1 2 3। ठीक है ना। सो ये 3/3 का आपका क्या है डिटर्मिनेंट है। इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं। कंपोनेंट कितने होंगे 9 होंगे। कितने होंगे कंपोनेंट 9 होंगे। या फिर n की वैल्यू आपकी 3 है तो 2 पर पावर आप 3 पर पावर आप क्या कर सकते हैं यहाँ n का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि आपका n स्क्वायर फार्मूला होता है ना कंपोनेंट के लिए, तो 3 3 से 9 वैसे भी आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको छोड़िए, हमें देखना है दोस्तों इसकी चिन्ह सारणी। सो इसकी चिन्ह सारणी दोस्तों हम कैसे दिखाते हैं, या आप ऐसे दिखा लीजिए प्लस माइनस प्लस, या फिर आप इसको छोड़ करके यहाँ दिखा लीजिए प्लस माइनस प्लस। ठीक है, आउटर आउटर हम दिखाते हैं। ठीक है, जब अगर आप मल्टीप्लाई यहाँ से कर रहे हैं, आप मतलब पहले कॉलम से आप इसका एक्सपेंशन करेंगे, प्रसार करेंगे, तो साइन आप यहाँ दिखा देंगे। और अगर आप पहली रो यानी पहली पंक्ति से एक्सपेंशन कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे ऊपर वाले साइन ले लेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को समझना है। अभी हम एक्सपेंशन करना भी बताएंगे आप लोगों को, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चिन्ह सारणी आपको समझ में आ गई ना। आप इसको इस तरीके से भी ले सकते थे, मान लीजिए A1 B1 था और यहाँ A2 था, यहाँ B2 था, तो ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, फिर आप यहाँ प्लस माइनस कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप जो है चिन्ह सारणी ले सकते हैं। और इसकी अगर चिन्ह सारणी आपने यहाँ ऊपर ले ली है तो फिर इसको छोड़ देंगे आप इस वाले को, और अगर ये वाली ले लिए तो फिर इसको छोड़ देंगे। ठीक है ना, वो आपका डिपेंड करता है कि आप एक्सपेंशन किस साइड से कर रहे हैं, मतलब पंक्ति के हिसाब से आप एक्सपेंशन कर रहे हैं या फिर कॉलम के हिसाब से। ठीक है, सो इतनी चीज़ आप अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अपना फीडबैक जरूर दीजिए, अच्छे से कमेंट भी कर दीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो इस चैप्टर का PDF भी आप लोगों को वहीं मिलेगा। ठीक है, सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन होना पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर कर दिया करिए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।